नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट या फिर रीट एग्जाम के साथ साथ किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो आप वीडियो को निश्चिंत होकर देखिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। बिल्कुल आपको कमेंट करते चलना है। साथ साथ में जैसे ही आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत हो, बिल्कुल आप कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करने से आप विधिवत तरीके से बिल्कुल चीज़ों को समझ सकेंगे। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय पर प्रथम बार किसने ध्यान दिया था? पहला ऑप्शन है मैकडूगल के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है फ्राइड के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा या फिर मैस्लो के द्वारा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मूल प्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न है। बिल्कुल देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले उपयोग विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित संवेग का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको मैकडूगल साहब को याद रखना है। इनके द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई गई थी और इनके द्वारा 14 प्रकार के संवेग भी बताए गए थे। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल के द्वारा बताए गए थे। फ्राइड की बात करते हैं तो देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो फ्राइड के द्वारा दिया गया है। आपको याद रखना है, इनके द्वारा व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो आपको याद रखना है, इदम, अहम और पराअहम। मन के भी फ्राइड के द्वारा 3 प्रकार बताए गए हैं, एक तो चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो देखिए, बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक चीज को हम विधिवत तरीके से समझते चलेंगे। देखिए, मैस्लो की बात करते हैं तो मैस्लो के द्वारा मांग का सिद्धांत, देखिए कहते हैं कि शारीरिक मांग का सिद्धांत यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा दिया गया है, तो देखिए मैस्लो को आपको याद रखना है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये सभी नाम किसके हैं? मांग के सिद्धांत के नाम है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो मैस्लो के द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने 5 प्रकार की मांग बताई है। तो देखिए, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते चलेंगे। दोस्तों, बिल्कुल यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो भी भाई बहन बिल्कुल सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इसी क्रम में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए कोहल वर्ग से संबंधित है। और देखिए, कोहल वर्ग आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो जीन पियाजे हो, कोहल वर्ग हो, चाहे वो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जिनके द्वारा दिया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है उसको याद रखिएगा। बिल्कुल इसको पढ़ते हैं हम। प्रश्न को क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। एक बच्चा कहता है कि आप यह काम मेरे लिए कीजिएगा तो मैं आपके लिए भी करूंगा वह, ठीक है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो आपको बताना है। ऑप्शन है अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण और ऑप्शन चौथा जो है वो कह रहा है कि दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा कह रहा है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा, यह सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण होता है वो क्या होता है कि एक बालक सामाजिक बंधनों को अपने से समझता है, जो समाज में परंपराएं होती हैं उनको निभाता है, यही कहलाता है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। तो देखिए, बिल्कुल इसका दूसरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि आपसे कहता है कि दंड और आज्ञा पालन, देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए जैसे एक बच्चा है, 3 से 6 वर्ष का एक बच्चा है, यदि उसके पिताजी ने एक गिलास उससे पानी मांगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? यदि पानी
उसका मन करता है कि पानी में लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन उसको डर है कि यदि मैं पानी लेकर नहीं आऊंगा तो मुझको पिटाई लगेगी। तो पिटाई के डर से वो क्या करता है कि उसकी पिताजी की आज्ञा का पालन करता है। तो देखिए यही कहलाता है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, कि डर के मारे वो क्या करता है, पिताजी को पानी लेकर जाता है तो दंड और आज्ञा का पालन करता है। इसी को दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण कहते हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की बात की गई है। देखिए क्रिएटिविटी, जिसको क्या होता है कि किसी कार्य को करने का नया तरीका, ठीक है, किसी कार्य को करने का नया तरीका है, फिर नया चिंतन। देखिए मौलिक चिंतन क्या कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। तो इसमें कहता है कि कौन सा एक ऐसा वाक्य है जो क्या है यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन को अच्छे ढंग से परिभाषित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसे कौन बता सकता है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि इसे कितने भिन्न तरीकों से किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन तीसरा है सही उत्तर बताएं। तो देखिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभिसारी चिंतन की बात की गई है। देखिए कि एक बच्चा कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ये एक ऐसा वाक्य है जहां पर क्या है आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग को क्या है यहाँ पर उजागर करता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इससे कौन बता सकता है, तो इसमें कोई खास दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे को आ रहा होगा, जो उसके दिमाग में रहेगा, वो सीधा सीधा बता देगा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जो उसने उत्तर सीखा होगा वो उत्तर क्या करेगा, डायरेक्ट बता देगा। सही उत्तर बताएं, जो उसने सीखा है वही उत्तर बता देगा। यहाँ पर वो क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अपसारी रूप से चिंतन करेगा। अपसारी चिंतन क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, जब वो भिन्न भिन्न तरीके से सोचेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी चिंतन बोलते हैं। तो देखिए इससे क्या है, कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इसमें क्या है वो उसकी सृजनात्मक चिंतन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। ऑप्शन चौथा है कि स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा, उसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के लिए आपको एक शब्द यहाँ पर याद रखना है कि वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो देखिए किस प्रकार से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ में अंतःक्रिया करके क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है, बच्चा क्या है, सीखता है। तो देखिए संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विकास होता है बच्चे का वो समाज और संस्कृति के माध्यम से होता है। ये वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कहा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सखा भाव का विकास किस अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर किसी भी अवस्था में नहीं। तो देखिए जो सखा भाव की बात कर रहा है, देखिए किशोरावस्था आपको याद रखना है। जो किशोरावस्था है उसमें क्या है, बच्चे का क्या है, एक बिल्कुल देखिए चाहे उसके जितने भी फ्रेंड हों, लेकिन वो क्या है उसमें से एक उसका देखिए सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त होगा वहां पर। तो देखिए जो सखा भाव है वो किसमें मिलेगा, आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा। वो क्या है, अपने दोस्तों पर मर मिटने की बात करने लगता है वहां पर, कि देखिए ऐसा आपने सुना होगा कि भाई मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ऐसे तू करके तो देख, ऐसे प्रश्न आपने जरूर सुने होंगे। तो देखिए सखा भाव का विकास देखिए किस अवस्था में देखने को मिलेगा, आपको किशोरावस्था में मिलेगा, जो 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की बात करते हैं तो देखिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है किसको, बाल्यावस्था को। सीखने का आदर्श काल की बात करते हैं तो देखिए सीखने की जो सबसे अच्छी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो देखिए गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं,
चोरी चोरी चकाटी की अवस्था भी किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों में माप तौल की समझ का विकास हो जाता है? पहला ऑप्शन है आंत प्रज्ञा काल, ऑप्शन दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए कह रहा है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे में माप तौल की समझ का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो माप तौल की समझ की बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, बच्चा माप तौल की उसमें समझ का विकास हो जाता है किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि देखिए आरोही अवरोही क्रम किस अवस्था में समझने लगता है बच्चे? एक क्रम को समझने लगता है अवरोही, और आरोही क्रम को समझने लगता है, भार में अंतर समझने लगता है। ये सभी अवस्थाएं किस अवस्था में होती हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है। कार्य कारण स्थापित करना किस अवस्था में सीख जाता है? तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे मान लीजिए वो कहेगा कि मैंने कपड़े धूप में डाल दिए और वो सूख गए, तो उसको मालूम है कि किसके वजह से कपड़े सूखे हुए हैं, वो धूप के कारण सूखे हुए हैं। तो देखिए कार्य को क्या है, वो कारण से रिलेट करेगा कि किसके कारण सूखे हैं कपड़े। तो किसके कारण सूखे हैं? धूप के कारण सूखे हैं कपड़े। तो देखिए यहाँ पर कार्य कारण स्थापित करना किस अवस्था में सीख जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो देखिए अपलटावी अवस्था का नाम भी इसको कहा जाता है कि अपलटावी अवस्था के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इस अवस्था में बालक को आप यहाँ पर कुछ रुई दे देंगे और यहाँ पर एक आप लोहे का टुकड़ा दे देंगे और उससे पूछेंगे कि इसमें किस में ज़्यादा वजन होगा, तो वो बिल्कुल यहाँ पर रुई को कहेगा कि जो रुई है, जो कपास है, वो क्या है, ज़्यादा वजनी होगा। उसको क्या है, इतनी समझ नहीं होती, जो क्या है बड़ा दिखाई देगा उसी को लगा देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, माप तौल की समझ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में माप तौल की समझ विकसित नहीं होती है। मूर्त संक्रियात्मक बात करते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में माप तौल की समझ क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। वो क्या है, चीजों में अंतर करना समझ जाता है। वो समझ जाता है कि रुई क्या है, बहुत हल्की होती है, और जो लोहे का वो टुकड़ा है वो क्या है, द्रव्यमान में भारी होगा। तो यहाँ पर उसके दिमाग में ये समझ विकसित हो जाती है। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। पहला ऑप्शन है मंद रहती है, ऑप्शन दूसरा है औसत गति रहती है, या फिर अत्यंत तीव्र होती है, या फिर धीमी होती है। तो देखिए जो विकास की प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, वृद्धि क्या है अपनी बिल्कुल अत्यंत तीव्र गति में होती है। देखिए मानसिक विकास की भी बात करते हैं तो मानसिक विकास 90% तक शैशवावस्था में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो देखिए 70% तक क्या हो जाता है, शारीरिक विकास भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो वृद्धि है और विकास की क्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से क्या होती हैं, शैशवावस्था में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो इसका ग्राफ है वो बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, घट जाता है, और शैशवावस्था में बिल्कुल कम हो जाती हैं। लेकिन बुद्धि की बात करते हैं तो देखिए शैशवावस्था में आपको बुद्धि का सर्वाधिक विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा आपको देखने को किस अवस्था में मिलेगी, तो किशोरावस्था में देखने को मिलेगी। शैशवावस्था की बात करते हैं तो बच्चा इसमें क्या होता है, चिंतन तो इसकी शुरुआत हो जाती है शैशवावस्था में, लेकिन तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से एक कोहल वर्ग से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि कोहल वर्ग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको याद रखना है कोहल वर्ग को। कह रहा है कि कोहल वर्ग के देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो चीजें, तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो क्या है, आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन दूसरा है सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन तीसरा है गुड गर्ल और
गुड बॉय ओरिएंटेशन, ऑप्शन तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन होता है, सामाजिक अनुबंध होता है, वो क्या कहलाता है? देखिए वो क्या है, बच्चा चाहता है कि समाज के द्वारा उसको क्या है अच्छा सुनने को मिले, उसके कार्य के लिए उसको क्या है अच्छा सुनने को मिले, वो कोई भी कार्य करे उसके लिए क्या है समाज की ओर से उसको प्रशंसा मिले। बच्चा चाहता है कि कोई भी, मान लीजिए आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो समाज में बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या है यदि उसको एक गिलास पानी चाहिए तो वो क्या करेगा, जैसे ही उस बच्चे को देखेगा तो उससे डायरेक्ट पानी का गिलास नहीं मांगेगा कि मुझे पीने के लिए पानी दे दो। वो क्या करेगा, उस बच्चे को कहेगा कि ये बच्चा पूरे पूरे क्या है, पूरे मोहल्ले में ये बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है। उसको क्या है, जैसे ही इतने वाक्य बोलेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और फिर उससे क्या कहेगा कि बच्चा एक गिलास मुझको पानी पिला दो। तो क्या है, वो बच्चा एक गिलास पानी लेकर के तुरंत आ जाएगा, क्योंकि उसको क्या है गुड बॉय और गुड गर्ल सुनने की क्या है, उस अवस्था में क्या होती है, बहुत ज्यादा चाहत रखता है वो इसकी। ठीक है, तो देखिए जो समाज के लोग होते हैं या फिर परिवार के लोग होते हैं, जो पड़ोस के लोग होते हैं, वो कहें कि बालक बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी लड़की है, तो देखिए ये सुनना बालक क्या है बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो यही अवस्था क्या कहलाती है, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन या अभिविन्यास कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी? बताना है आपको कि किस शहर में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न है, और विश्व की भी बात करेंगे कि विश्व में कहां पर और किसके द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। तो देखिए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए भारत की बात करते हैं, तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली गई थी। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा खोली गई थी, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता के द्वारा 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी। इसको आपको याद रखना है। लेकिन देखिए विश्व में देखते हैं कि विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी, तो आपको विलियम वुंट को, संरचनावाद संप्रदाय के जनक को आपको याद रखना है। विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। आपको इसको याद रखना है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विश्व में किसके द्वारा खोली गई थी, तो विलियम जेम्स को याद रखिएगा। अब देखिए जो विलियम वुंट हैं, इनके द्वारा चेतना प्रकार किया गया था इनके द्वारा। तो चेतना प्रकार करने के बाद इनके द्वारा संरचनावाद संप्रदाय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो देखिए विलियम वुंट को आप याद रखिएगा। इनके द्वारा अंतर्दर्शी विधि भी इनके द्वारा दी गई थी। इतने सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवेग से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि वात्सल संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है? पहला ऑप्शन है शरणागति, ऑप्शन दूसरा है पलायन, या फिर संतान कामना, या फिर चौथा ऑप्शन है भोजन की तलाश। तो देखिए कह रहा है कि वात्सल्य जो संवेग है, स्नेह वाला जो संवेग है, उस संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है? तो देखिए पहले हम आंसर जान लेंगे, फिर इसके बाद सभी ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो वात्सल्य और स्नेह की भावना है वो किस में देखने को मिलेगी, तो इससे किस मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है? तो देखिए संतान कामना, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो मूल प्रवृत्ति हैं वो कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती हैं, और मूल प्रवृत्ति का संवेग पर आधारित सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। आपको याद रखना है इनके द्वारा, इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इनके द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति
और 14 प्रकार के उससे जुड़े संवेग बताए गए थे। तो देखिए शरणागति की बात करते हैं तो देखिए शरणागति आपको कष्ट कब देखने को मिलेगी, तो देखिए जब कष्ट होगा किसी व्यक्ति को तो मूल प्रवृत्ति उसमें कौन सी जन्म लेगी, शरणागति। यदि किसी व्यक्ति को भय होगा, डर लग रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसमें किस प्रकार की मूल प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, पलायन। वो क्या करेगा, किसी को डर लगेगा तो वो क्या कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। देखिए वात्सल्य या स्नेह आपको यदि किसी व्यक्ति में संवेग देखने को मिले तो वहां पर संतान कामना की क्या है, मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी को भूख लगी हो तो वो क्या है, यदि भूख संवेग हो उसके अंदर तो देखिए भूख लगी हो तो वो क्या करेगा, भोजन की तलाश करेगा। तो देखिए किस मूल प्रवृत्ति का जन्म होगा, भोजन की तलाश का। तो देखिए यहाँ पर देखिए 14 प्रकार की मैकडूगल के द्वारा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति को वर्णन किया गया है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शिशु आवाज से किस माह में प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है दूसरे माह में, या फिर प्रथम माह में, तीसरे माह में, या फिर 5वें माह में। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि प्रकाश, देखिए एक बालक है, प्रकाश को देखकर प्रक्रिया किस माह में करता है। तो देखिए प्रथम माह में प्रकाश को देखकर क्या है, बालक प्रतिक्रिया करने लगता है। और यदि आवाज की बात करते हैं तो देखिए आवाज भी क्या है, प्रथम माह में आवाज के बीच में अंतर, ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि प्रथम माह में शिशु प्रयास करता है, प्रकाश को देखकर प्रतिक्रिया करने लगता है, और देखिए प्रथम माह में ही आवाज में अंतर करना सीख लेता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान बताना है आपको। तो कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है शील गुण का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है शारीरिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, व्यवहार का विश्लेषण का सिद्धांत, ऑप्शन चौथा कह रहा है कि शरीर रचना का सिद्धांत। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए मैकडूगल के द्वारा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक थी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में क्या है, इनके द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई गई हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शील गुण की बात करते हैं तो देखिए व्यक्तित्व से संबंधित शील गुणों का पहला सिद्धांत ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया था। देखिए शील गुणों से संबंधित व्यक्तित्व का पहला शील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया था, आपको इसको याद रखना है। शारीरिक विकास से संबंधित कई सिद्धांत हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जो शारीरिक विकास का सिद्धांत है वो देखिए शारीरिक विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली क्रिया होती है। और जो शीर्ष केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत यदि आपसे पूछता है कि केंद्र से या फिर निकट से दूर की ओर या फिर केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। शरीर रचना की बात करते हैं तो देखिए व्यक्तित्व का शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सृजनशील बालक की विशेषता बताना है आपको। क्या उसमें अंतर्दृष्टि देखने को मिलेगी, ऑप्शन दूसरा है मौलिकता, ऑप्शन तीसरा है बोधगम्यता, या फिर ये सभी। तो देखिए जो सृजनशील बालक होगा उसमें क्या है, नए तरीके से कार्य करने की क्षमता होगी। वो चाहे उसे कोई भी कार्य दे दीजिएगा उसमें क्या है, क्रिएटिविटी होगी, और वो क्या है, स्वतंत्र रूप से उसके अंदर निर्णय लेने की क्या होगी, क्षमता होगी। वो क्या होगा, मौलिकता से परिपूर्ण होगा। उसके अंदर क्या है, किसी भी कार्य का परिणाम क्या है, किसी भी कार्य को नए तरीके से करने का उसका क्या होगा, समझ होगी उसमें। तो देखिए जो सृजनशील बालक है उसमें क्या है, अंतर्दृष्टि देखने को मिलेगी, आपको मौलिकता देखने को मिलेगी, बोधगम्यता भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल देखिए प्याजे से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्याजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, ये सभी आपके एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कथन है, कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है। पहला ऑप्शन है पावलोव को जाता है, कोहलबर्ग को, स्किनर को, या फिर प्याजे को। तो देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए प्याजे हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे क्या है, अपनी समझ, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन
खुद करते हैं। उन बच्चे देखिए पियाजे के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यदि बच्चे को आप देखिए, आप कभी जूता चप्पल लेकर आए हो अपने घर में, तो देखिए जो जूता चप्पल से जो बॉक्स निकलता है, जूता जिसमें चप्पल आती हैं, जिसमें क्या है, जो स्लीपर्स या चप्पल या जूते खरीद कर आप लाए हैं, जो बॉक्स होता है उससे क्या है, वो बॉक्स जैसे ही वो देखेगा तो उसमें क्या करेगा, एक रस्सी लगा लेगा और पूरे घर में क्या है उसको यहाँ 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 घसीटते फिरेगा और कहेगा ये मेरी गाड़ी है। तो देखिए जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है, सृजन करने की क्षमता होती है। उसमें क्या है, बच्चे इसी प्रकार जो पियाजे हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनमें क्या है, सृजनशीलता का गुण उनमें शुरुआत से ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आप देखिए पावलोव से बात करते हैं कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है, जिनके द्वारा देखिए कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए पावलोव के द्वारा किया गया है। कोहलबर्ग की बात करते हैं तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अनुकूलन की सिद्धांत की बात करते हैं कि क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है। देखिए किस अवस्था तक का किया जाता है। पहला ऑप्शन है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का। ऑप्शन दूसरा है, कह रहा है कि बालक के जन्म से बाल्यावस्था तक का। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। या ऑप्शन चौथा कह रहा है कि बालक के जन्म से लेकर शैशवावस्था तक का। तो देखिए जो बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन देखिए बालक के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन किया जाता है। किसमें, बाल मनोविज्ञान में। यदि आपसे पूछता है देखिए कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो पेस्टोलॉजी को आपको याद रखना है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो बाल मनोविज्ञान है वो पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन के लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए। या फिर ऑप्शन दूसरा उत्परिवर्तन के लिए। ऑप्शन तीसरा है जीन्स की खोज के लिए। या फिर अनुवांशिकी के लिए। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा देखिए मटर पर उद्यान मटर होता है उस पर प्रयोग किया गया था और इनके द्वारा जीन्स को जो शब्द दिया गया था, इनके द्वारा कहा गया था कि पौधों में कारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा अनुवांशिकी क्या होती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनको अनुवांशिकी का क्या बोला जाता है, पिता कहा जाता है। देखिए पेनिसिलिन की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आपको याद रखना है। उत्परिवर्तन की बात करते हैं तो देखिए ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन की खोज की गई थी। जीन्स की बात करते हैं तो जोहान्सबर्ग के द्वारा जीन्स शब्द दिया गया था। विल्हम जोहान्सन के द्वारा यहाँ पर विलियम जोहान्सन के द्वारा जीन्स शब्द की क्या है, खोज की गई थी। तो यहाँ पर देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है, आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। मौखिक रूप से प्रश्न करना मौखिक परीक्षा कहलाता है। अब देखिए जो मौखिक परीक्षा है उसका उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या होता है। तो देखिए मौखिक परीक्षा में क्या है, विद्यार्थियों को जो कठिनाई आ रही है पढ़ने में उसकी क्या है, पहचान करना। तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाषा के धारा प्रवाह, भाषा को बालक अच्छे उसको कहाँ पर उपयोग करना है, उसको क्या है, भाषा के प्रयोग की क्षमता उसमें है, सही ढंग से किस स्थान पर किस तरीके से भाषा को बोलना है, क्या वो समझ पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
सिद्धांत में बहुत सारी सूचनाएं क्या होती हैं, संघनित रहती हैं। तो संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर जो हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन दूसरा है जीन पियाजे, ऑप्शन तीसरा है ब्रूनर या फिर वाइगोत्स्की। तो देखिए ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अब देखिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसको क्या बोला जाता है? LAD। तो भाषा ग्रहण यंत्र के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा दिया गया है? तो नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे की बात करते हैं तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ब्रूनर की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोनों के द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे और ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की की बात करते हैं, उसकी कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वो क्या करता है? वयस्कों और समवयस्कों साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से क्या है, सभी चीजों को सीखता है। इसलिए जो वाइगोत्स्की हैं उन सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिए वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल देखिए दोस्तों सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज एक जरूर कीजिए।